नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि आरबीआई क्या है और आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहले ही बता चुके थे कि आरबीआई का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम एक वीडियो में उसके परिचय और कार्य के बारे में समझेंगे। और आपको हमने ये भी बताया था कि दूसरे वीडियो में हम मौद्रिक नीति के बारे में समझेंगे कि उसकी मौद्रिक नीति के तहत कैसे आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कम या ज्यादा करता है। तो साथियों, जो पहले वीडियो है हमारा परिचय और कार्य का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके ये चीजें देख सकते हो कि क्या आरबीआई का परिचय क्या है, आरबीआई की स्थापना कैसे कैसे हुई, आरबीआई की इतिहास क्या क्या है, आरबीआई किस प्रकार से कौन कौन सी नीतियां मतलब कि कौन कौन से कार्य करता है, ये सब चीजें आप देख सकते हो। तो आप इतिहास और उसके कार्य आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे फर्स्ट वीडियो का लिंक है, आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं। आज हम साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आरबीआई होती है साथियों, आरबीआई सबसे पहले क्या है। आरबीआई हमारे देश की जो है केंद्रीय बैंक होती है, सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई जो है साथियों क्या करती है, आपको हम कल ही बताए थे। आप ये वाला वीडियो जाके देखना, फर्स्ट पार्ट वाला। इसमें आपको हम समझाए थे साथियों अच्छे से कि आरबीआई क्या करती है साथियों, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है साथियों, जैसे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी अर्थव्यवस्था में तरलता को, जो लिक्विडिटी होती है, उसको कम या ज्यादा करता है। जैसे आपको हम इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ाए थे, मुद्रास्फीति याद करना। तो मुद्रास्फीति में बताए थे कि अर्थव्यवस्था में तरलता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा होती है तो फिर आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इसी मौद्रिक नीति के तहत मौद्रिक नीति को अपनाएगी और मौद्रिक नीति को अपना के अर्थव्यवस्था से या मार्केट से तरलता को सोखेगी, तरलता को खींचेगी, तरलता को क्या करेगी, कम करेगी, जिससे मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए। और वही मौद्रिक नीति के तहत साथियों एक काम और करती है, जैसे अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत अधिक है, तरलता अधिक है तो उसको सोख लेगी। और अगर तरलता बहुत ज्यादा कम है, तरलता कम है, मंदी की स्थिति है, लोग डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या करेगी आरबीआई जो है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अर्थव्यवस्था में पैसा छोड़ती हुई है, अर्थव्यवस्था में पैसा डालती हुई है। तो ये नीतियां अपनाती है। हम आपको कल ये इस वाले चैप्टर में साथियों जब कार्य पढ़ा रहे थे तो आपको हम ये भी बताए थे कि आरबीआई साथियों मौद्रिक नीति का निर्माण भी करती है। तो आरबीआई किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाती है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एक सस्ती मौद्रिक नीति अपनाती है और एक महंगी मौद्रिक नीति अपनाती है। सस्ती मौद्रिक नीति के तहत साथियों क्या करती है आरबीआई, बैंकों का ब्याज दर कम कर देती है। और महंगी मौद्रिक नीति के तहत क्या करती है, बैंकों का ब्याज दर बढ़ा देती है। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि मौद्रिक नीति क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई कौन कौन से कार्य करती है, इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे पहले देखते हैं साथियों कि मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत एक लाइन में समझना, कुछ नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी, एक लाइन में समझना मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, मौद्रिक नीति के तहत जो आरबीआई है वो अर्थव्यवस्था में, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या भारत की अर्थव्यवस्था में तरलता को समायोजित करती है, तरलता को कम या ज्यादा करती है। अगर तरलता बहुत अधिक है तो तरलता को कम करेगी, अगर तरलता लिक्विडिटी, तरलता अगर बहुत कम है तो उसको क्या करेगी, ज्यादा करेगी। तो मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई ऐसी नीतियां अपनाता है जिसके तहत की अर्थव्यवस्था में साथियों, अर्थव्यवस्था में तरलता को कम या ज्यादा किया जा सके। तो वो विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न फंक्शन के द्वारा करेगी कि कैसे कैसे तरलता को कम ज्यादा कर सकती है। इसका बहुत सारा टर्म होता है कि क्या क्या करके आरबीआई तरलता को कम ज्यादा कर सकती है। ठीक है साथियों, तो आज हम मौद्रिक नीति के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि आरबीआई कैसे कैसे करती है। एक बात यहीं पे समझते चलना साथियों, हम लोग पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या होती है, जैसे आप देखते होंगे कि आरबीआई क्या करती है, जैसे पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। अब समझ में नहीं आया कि यार रेपो रेट क्या है। हमको लगा ठीक है यार कुछ तो बढ़ाया है, चलो अच्छी बात है, बढ़ा दिया, अच्छी बात है। लेकिन एक अगर हम लोग जिम्मेदार अगर नागरिक हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, और आरबीआई कैसे कार्य करती है। हमने आरबीआई का कार्य पढ़ा, लेकिन कैसे कार्य करती है, मतलब जो भी कार्य करती है वो किस प्रकार से करती है, हम उसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथियों आपके साथ। ठीक है, तो हम एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों मौद्रिक नीति, दो प्रकार की मौद्रिक नीति होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दो प्रकार की होती है, एक मात्रात्मक होती है और एक गुणात्मक होती है। एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, एक क्वालिटेटिव गुणात्मक। तो मात्रात्मक मौद्रिक नीति के साथ साथियों पहले दोनों का अंतर समझ लो कि मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है।
मात्रात्मक साथियों जो होती है, क्वांटिटेटिव जो होती है, क्वांटिटेटिव जो पॉलिसी होती है, उसके तहत आरबीआई क्या करती है साथियों, आरबीआई जो है मुद्रा की आपूर्ति को, मनी की जो सप्लाई है, मनी की सप्लाई को या लिक्विडिटी की सप्लाई को कम या ज्यादा करती है विभिन्न नीतियों के माध्यम से। तो मात्रात्मक जो मौद्रिक नीति होती है उसके तहत साथियों आरबीआई जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में तरलता को कम या ज्यादा करती है। कम या ज्यादा तो यहाँ भी करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या करेगी साथियों, यहाँ पे क्रेडिट को यहाँ पे सीधे करेगी। जैसे ब्याज दर घटा दी, ब्याज दर बढ़ा दी, ब्याज दर को अगर मुद्रास्फीति है तो ब्याज दर को बढ़ा दी, पैसा मार्केट से सोख ली, अगर मंदी है तो ब्याज दर घटा दी, पैसा मार्केट में छोड़ दी। तो ये सीधे करती है, डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट करती है साथियों। गुणात्मक में यहाँ पे जो है क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे तो डायरेक्ट किया जाता है ब्याज दर को घटा के और बढ़ा के। यहाँ पे क्या होता है साथियों, यहाँ पे डायरेक्ट न करके यहाँ पे क्वालिटेटिव, यहाँ पे गुणात्मक रूप से काम किया जाता है और यहाँ पे जो है क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे जैसे क्या करेगी साथियों, आप ध्यान से समझना। गुणात्मक में क्या करती है आरबीआई, जैसे किसी भी क्षेत्र को पैसा बहुत ज्यादा देना है तो उस क्षेत्र में बैंकों से बोल देगी कि बैंक साहब या बैंक भैया एक काम करो, यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा देना है, इस क्षेत्र में पैसा को बढ़ाओ, तो क्या करो, ब्याज दर वहां पे कम करो। तो ये यहाँ पे उसको निर्देश देती है। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे तो डायरेक्ट करती है ब्याज दर घटा के बढ़ा के, यहाँ पे डायरेक्ट न करते बैंकों से रिक्वेस्ट करके या कुछ ऐसा जुगाड़ करके, ऐसा तोड़ मरोड़ करके यहाँ पे जो है लिक्विडिटी को कम ज्यादा करने की कोशिश करती है। मौद्रिक नीति में साथ ही लिक्विडिटी को कम ज्यादा, बाजार में लिक्विडिटी को या तरलता को कम या ज्यादा करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब मौद्रिक नीति हो गई। मात्रात्मक भी समझ गए, मात्रात्मक क्या होता है, डायरेक्ट करती है, यहाँ पे डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट करती है और वहां से भी तरलता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं, गुणात्मक वाला, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है साथियों, इसमें सबसे पहला है हमारा सीमांत आवश्यकता। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत आवश्यकता। हम इसको समझते हैं कि सीमांत आवश्यकता क्या है। यहाँ पे हम इस तीनों को समझ लेते हैं, फिर बारी बारी से एक एक करके इसको समझ लेंगे और आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपसे साथियों रिक्वेस्ट है कि आप पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ये आप इंडेक्स कल बनाए थे, यहीं पे पहले हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट पेज पे कि आरबीआई की मौद्रिक नीतियां। इसको दो पार्ट में डिवाइड करिएगा, मात्रात्मक मौद्रिक नीति के तहत इसको लिख लीजिएगा और गुणात्मक मौद्रिक नीति के तहत इसको लिख लीजिएगा। अब हम एक एक करके अपने टॉपिक पे चलते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि सीमांत आवश्यकता क्या होती है, साख की राशनिंग क्या होती है और नैतिक प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो आपको हम बताते हैं साथियों, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सीमांत आवश्यकता क्या होती है। तो साथियों आप देखना यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, और आपको साथियों ये भी बता दें कि बैंक क्या करती है, अगर आपको 1 लाख रुपए की अगर लोन देगी ना, अगर कोई भी बैंक अगर आपको 1 लाख रुपए की लोन देगी ना, तो आपसे उससे ज्यादा जो आपका मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे घर का कागज हो गया या सोना हो गया, गहना हो गया, ये सब चीजें गिरवी के रूप में अपने पास, कोलेटरल के रूप में अपने पास क्या करती है, रखती है। तो आपको ये भी पता है, जैसे आप बैंक से लोन लेने गए तो आपको बैंक लोन अगर देगा तो किसी बेस पे देगा ना, ऐसे थोड़ी है कि उठा के पैसा दे दिया, बोला ले जाओ बेटा, ले जाओ, जाओ मौज करो, ऐसे तो नहीं देगा। पैसा अगर देगा तो उससे ज्यादा जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है, आपके घर का कागज हो गया, आपके प्रॉपर्टी का कागज हो गया, आपकी जमीन का कागज हो गया, आपका गहना हो गया, उससे ज्यादा रखेगा। ठीक है, रखेगा ही रखेगा। जैसे मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपए की नीड है, आपको 1 लाख रुपए की जो है जरूरत है, ठीक है, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब बैंक क्या करेगा, आप गए बैंक के पास, बोले सर यार मुझको 1 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, अब हमको यार 1 लाख रुपया दे दो। बोलेगा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, 1 लाख नहीं तुम 5 लाख ले जाओ। लेकिन बोलेगा हाँ सर लेकिन क्या, बोला लेकिन हमको कुछ दो, हमको कुछ दे के जाओ, कुछ जमा तो करो, अगर भाग गए तो हम क्या करेंगे। तो बोलेगा ठीक है सर बताइए क्या करें। बोलेगा हमको अपने घर का कागज दे दो, ठीक है, अपने घर का क्या करो, कागज दे दो, या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स दो जो 1 लाख रुपए के ऊपर का हो। मान लेते हैं साथियों कि हमने क्या किया, हमको 1 लाख रुपए की जरूरत है और हमने लगभग, अब बैंक ने हमसे 1.5 लाख रुपए की कोई भी प्रॉपर्टी का कागज, प्रॉपर्टी का जो है कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमसे ले लिया, डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमसे ले लिया। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे हमको 1 लाख की जरूरत थी और हमसे लिया है कितना, 1.5 लाख का, मतलब कि जो 50,000 जो है, वो जो 50,000 है साथियों, ये हमसे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है,
50,000 का जो कागज है वो हमसे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है, ये चीजें समझ में आ रही है। अब मार्जिनल जो है ये सीमांत आवश्यकता के तहत साथियों क्या करती है, अगर आरबीआई को, ध्यान देना, अगर आरबीआई को मार्केट में तरलता क्या करनी है, अगर मार्केट में तरलता अगर ज्यादा करनी है तो बैंकों से कहेगा कि जो ये 50,000 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कम करो, इस डिफरेंस को 20,000 करो, 10,000 करो, 30,000 करो। अगर डिफरेंस कम करोगे तो लोग ज्यादा आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके और ज्यादा पैसा लेके जाएंगे, और जिससे जो पैसा है वो बैंक से कहाँ जाएगा, बाजार में, और बाजार में तरलता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो सीमांत आवश्यकता के तहत साथियों क्या होती है, आरबीआई बैंकों से कहती है ये जो ऋण का जो गैप है, ऋण का जो मार्जिन है, जैसे 1 लाख का ऋण दे रहे हो और 1.5 लाख का डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो, इस जो डिफरेंस है इसको तो कम करो, 50,000 को क्या करो, कम करो। अगर वो तरलता बढ़ाना चाहती है और इसके ठीक विपरीत अगर वो तरलता कम करना चाहती है तो क्या करेगी, वो बोलेगी कि भाई जो 50,000 का डिफरेंस है इसको 50,000 मत रखो, इसको 1 लाख रखो। 1 लाख का ऋण देने के लिए 2 लाख का डॉक्यूमेंट्स मांगो, 2 लाख का डॉक्यूमेंट्स रखो। ऑटोमेटिक कोई नहीं जाएगा, कम जाएगा, या जाएगा भी तो बहुत जरूरत वाला जाएगा, तो तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये ऋण का जो मार्जिन होता है, ये जो ऋण का जो मार्जिन होता है, इसको घटा के और इसको बढ़ा के भी तरलता को क्या किया जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है। तो सीमांत आवश्यकता में क्या करती है साथियों, सीमांत आवश्यकता में जो आरबीआई है वो बैंकों को निर्देश देती है कि जो ऋण का जो मार्जिन है, ऋण का जो गैप है, उसको कम या ज्यादा करो। अगर उसको तरलता बढ़ानी है तो कहेगी कि जो ये गैप है इसको क्या करो, अगर तरलता बढ़ानी है तो कहेगी ये जो गैप है इसको कम कर दो, अगर तरलता घटानी है तो कहेगी गैप को बढ़ा दो। 50,000 की जगह जो है 1 लाख का गैप कर दो। लोग पैसा मांगेंगे नहीं, लिक्विडिटी का डिमांड ही नहीं करेंगे, तरलता कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर इसको कम कर दोगे तो लोगों के अंदर और डिमांड आएगी, भैया 1 लाख का डॉक्यूमेंट्स, 1 लाख का हमको ऋण चाहिए और 1,20,000 का डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, तो लोग ऑटोमेटिक तरलता की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो सीमांत आवश्यकता क्या होती है, यहाँ पे लिखना साथियों, सीमांत आवश्यकता के तहत आरबीआई बैंकों को यह निर्देश देती है कि ऋण और डॉक्यूमेंट्स का जो मार्जिन है उसको कम करो या ज्यादा करो। अगर उसको लिक्विडिटी बढ़ानी है तो मार्जिन को क्या करेगा, कम कर देगा। अगर उसको लिक्विडिटी घटानी है तो मार्जिन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ये हो गया सीमांत आवश्यकता, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। ये समझ गए, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं साथियों, साख की राशनिंग, मतलब कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट। जो राशनिंग होती है क्रेडिट की वो क्या होती है, इसमें आरबीआई क्या करती है, कुछ नहीं करती साथियों। जैसे आरबीआई क्या करती है, मान लेते हैं कि आरबीआई जो है साथियों, आरबीआई चाह रही है कि कृषि क्षेत्र में ऋण जो है दिया जाए, कृषि क्षेत्र में जो है साथियों ये ऋण दिया जाए। तो ये क्या करेगी, बैंकों को निर्देश दे देगी, बैंकों को आदेश जारी कर देगी कि कृषि क्षेत्र में ऋण दो और कृषि क्षेत्र में इतना % ऋण दो, मतलब मिनिमम इतना % ऋण दो, इतना % देना ही देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगी, जैसे मान लेते हैं आरबीआई कृषि क्षेत्र में अगर ऋण देना है तो क्रेडिट को क्या करेगी, राशनिंग करेगी, क्रेडिट का राशनिंग करेगी और बोल देगी कि जैसे मान लेते हैं कि 18% बोलेगी, सभी बैंक जो है 18% ऋण जो है कृषि क्षेत्र में देंगे, और एक जो है ना वो इंटरेस्ट रेट भी निर्धारित कर देगी, ब्याज दर भी निर्धारित कर देगी। मान लेते हैं कि ब्याज दर बोल दी कि ब्याज दर 5% रखेंगे और जो ऋण है वो 18% देंगे। ठीक है, यहाँ पे निर्धारित कर दी। अब अगर उसको ब्याज दर साख की राशनिंग में क्या होता है साथियों, साख की राशनिंग में आरबीआई क्या करती है, किसी विशेष क्षेत्र में अगर उसको तरलता बढ़ानी है तो वो उसकी ब्याज दर को निर्धारित कर देगा और उसके ऋण को भी निर्धारित कर देगा कि कितना %। जैसे कोई 100 रुपया ऋण दे रहा है, जैसे मान लेते हैं कि बैंक अगर कोई है और अगर कोई बैंक जो है 100 रुपया अगर ऋण दे रहा है, 100 रुपया अगर लोन बांट रहा है तो उसको 18 रुपया जो है वो कृषि को ऋण देना ही पड़ेगा। ये आरबीआई ने बोल दिया तो उसका बात मानना ही पड़ेगा। तो 100 रुपया के ऋण में 18 रुपया कृषि को ऋण देना ही है। और अगर आरबीआई ने कह दिया कि ब्याज दर 5% ही रखना है तो आरबीआई बोला है भाई, तो बैंक को मानना पड़ेगा। तो इसके तहत भी, साख की राशनिंग के तहत भी आरबीआई क्या करती है, किसी विशेष क्षेत्र में, साख की राशनिंग के तहत आरबीआई जो है किसी विशेष क्षेत्र में लिक्विडिटी को कम या ज्यादा कर सकती है। कैसे कर सकती है, उस क्षेत्र को ऋण का निर्धारण कर दे कि इतना % ऋण देना ही देना है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें ब्याज दर का निर्धारण कर दे, कितने % ब्याज के आप ऊपर इसको इस क्षेत्र में ऋण नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से साख की राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग किसका कर रहा है, क्रेडिट का,
इसको करके भी आप किसी क्षेत्र में तरलता को कम या ज्यादा आरबीआई करती है। ठीक है, दो चीज समझ गए। साख की राशनिंग में आप क्या लिखोगे कि साख की राशनिंग में आप क्या लिखोगे कि किसी विशेष क्षेत्र में आरबीआई जो है वो उसके ब्याज दर का निर्धारण करके या ऋण का निर्धारण करके उस क्षेत्र में तरलता को कम या ज्यादा करती है। ठीक है, ये साख की राशनिंग हो गया। अब आता है मोरल इंपैक्ट, नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव के तहत आरबीआई क्या करती है? कुछ नहीं करती। आरबीआई जो है यहाँ पे उसके नैतिकता से खेलती है, उसके मोरलिटी से खेलती है। क्या करती है? बड़े बड़े बैंक के अधिकारियों की मीटिंग करती है आरबीआई। बड़े बड़े लोग बैंक बड़े बड़े लोगों की मीटिंग करके उनको सलाह देगी कि भैया यार देखो ऐसे करो। तरलता अगर ज्यादा है तो बोलेगी यार देखो तुम ऐसी ऐसी नीतियां बनाओ, ऐसा ऐसा काम करो, थोड़ा नैतिक काम करो। बहुत अनैतिक काम कर लिए, बहुत लूटपाट लिए, पर नैतिक काम भी कर ले हो। तो बोलेगा हाँ सर बताइए क्या करें। तो यहाँ क्या करेगी इस नैतिक प्रभाव में? नैतिक प्रभाव के अंतर्गत क्या करती है आरबीआई? आरबीआई जो है बड़े बड़े अधिकारियों का सम्मेलन करती है, उनको थोड़ा सा कोई निर्देश देती है, दिशा निर्देश देती है कि इस दिशा गाइडलाइन को फॉलो करो और जो है तरलता को, लिक्विडिटी को एडजस्ट करो। अगर कम है तो बढ़ाओ, अगर ज्यादा है तो घटाओ। तो ये चीजें करके भी आरबीआई जो है क्वालिटेटिव काम करके भी बाजार में तरलता को कम ज्यादा करती है। मार्जिनल यूटिलिटी में क्या करती है? जो ऋण का जो गैप है, जैसे 1 लाख का ऋण, 1.5 लाख का डॉक्यूमेंट्स, तो जो डॉक्यूमेंट्स है इसको जो ऋण का गैप है इसको कम ज्यादा करके भी तरलता को कम ज्यादा करती है। साख की राशनिंग में क्या करती है? साख की राशनिंग में क्या करती है कि आरबीआई किसी विशेष क्षेत्र को, कोई जैसे कृषि हो गया या उद्योग हो गया, कोई भी विशेष क्षेत्र हो गया, यहाँ पे अधिकतम ऋण का निर्धारण कर देगी और अधिकतम ऋण परसेंटेज का निर्धारण कर देगी और उसका निर्धारण के तहत उस क्षेत्र में तरलता को बढ़ा या घटा सकती है। नैतिक प्रभाव के अंतर्गत बड़े बड़े बैंक अधिकारियों का सम्मेलन करती है और उनको गाइडलाइन देती है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हम गुणात्मक प्रभाव में समझ चुके हैं। आई होप आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव हो गया। अब चलते हैं इसके क्वांटिटेटिव पे, मात्रात्मक नैतिक प्रभाव। मात्रात्मक जो मौद्रिक नीतियां हैं इस पे हम एक एक करके आराम से समझते हैं। बहुत आसान है साथियों। बैंक दर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ये सब आराम से समझते हैं एकदम धूमधाम से, ये लिख लेना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंक दर। ठीक है, ये समझ गए ना। अब चलते हैं बैंक दर क्या होता है, बैंक रेट। ठीक है, चलते हैं साथियों, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट के तहत आरबीआई किस प्रकार से मार्केट में तरलता को क्या करती है, कम या ज्यादा करती है। मौद्रिक नीति तो समझ में आ रही है ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। पहले वाले वीडियो जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो इसमें देखना, बहुत अच्छे समझाए हैं। 2 प्रकार की मौद्रिक नीति होती है, सस्ती और महंगी। ठीक है, और इसके तहत जो है आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को कम या ज्यादा करती है। तो अब हम समझते हैं साथियों कि बैंक दर क्या होती है। क्या समझते हैं? बैंक दर, बैंक रेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये गुणात्मक हो गया। अब मात्रात्मक में चलते हैं। मात्रात्मक में साथियों पहला है हमारा बैंक रेट। क्या है? बैंक दर। बैंक दर, इसको हम कहते हैं बैंक रेट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई जो है साथियों इसके तहत किस प्रकार से तरलता को कम या ज्यादा करती है। सबसे पहले साथियों ये समझना बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट के तहत आरबीआई जो है, बैंक रेट के तहत जो आरबीआई है साथियों, बैंक रेट के तहत जो आरबीआई है ये जो है बैंकों को क्या करती है, ऋण देती है। बैंकों को ऋण देती है। ठीक है, जैसे जैसे मान लेते हैं कि अगर बैंक रेट रख दिया कि बैंक रेट 5% है। मान लेते हैं कि आरबीआई ने कहा कि बैंक रेट जो हमारा है वो 5% है। अगर कोई बैंक गया आरबीआई के पास, बोला हमको 100 रुपया दे दो, तो ये कहेगा ले लो 100 रुपया, 5% बैंक रेट पे ले जाओ। ठीक है, तो वो 5% ब्याज पे बैंक को क्या करेगी आरबीआई, बैंक को आरबीआई क्या करेगी, 5% ब्याज पे बैंक रेट पे उसको उधारी देती। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट के तहत कुछ नहीं है साथियों, बैंक रेट के तहत जो आरबीआई होती है वो बैंकों को क्या करती है, उधार देती है। ये एक प्रकार का ब्याज दर होता है। बैंक रेट ये रेट होता है एक तरह का ब्याज दर होता है। और इस ब्याज दर के तहत जो आरबीआई है वो बैंकों को उधार देती है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन एक अंतर है साथियों, ये जो उधारी होती है वो दीर्घकाल की होती है। दीर्घकाल का मतलब कि 1 साल का लगभग का ये जो उधारी होती है साथियों, ये दीर्घकाल में होता है। ये जो उधारी होती है दीर्घकाल में होता है। ये छोटा मतलब कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 90 दिन, 1-2 महीने की नहीं होती, ये दीर्घकाल में होती है। तो आरबीआई जो है यहाँ पे क्या करती है साथियों, बैंकों को
ऋण देती है जिस रेट के तहत, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, एक चीज समझना, बैंक रेट साथियों वो होता है, बैंक रेट वो होता है जिसमें आरबीआई जो है जिस दर से, आरबीआई जिस दर से बैंकों को उधार देती है वो भी दीर्घ काल में, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। और एक चीज बैंक रेट में होता है, एक चीज और क्या होता है बैंक रेट में, ये तो बैंक रेट में हो गया। दूसरी चीज होता है इसमें जो है साथियों, आरबीआई जो है बैंकों को क्या करती है, एक रेट का निर्धारण कर देती है। अगर जैसे मान लो आरबीआई कह दिया कि आप बैंकों से अगर कह दिया, अगर आरबीआई बैंकों से कह दिया कि आप 7% के ऊपर ऋण नहीं दे सकते, आप 7% के ऊपर ऋण नहीं दे सकते, तो ये भी क्या होता है, ये भी, इसको भी हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। तो बैंक रेट कुछ नहीं होता साथियों, सिंपल सा अपने दिमाग में बना के चलो कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट में आरबीआई जो है, जैसे बैंकों को भी तो आपको कल बताए थे ना परिचय में कि बैंकों को भी तो पैसे की जरूरत होती है। हम लोग तो गए बैंकों से पैसा ले लिए, लेकिन बैंकों को पैसा कौन देगा, तो आरबीआई देगा। तो आरबीआई भी तो प्रॉफिट कमाएगा ना कुछ, आरबीआई भी तो लाभ रखेगा ना। बैंक अगर आपको पैसा उधार दे रहा है तो उस पर ब्याज ले रहा है, तो उसी तरीके से अगर आरबीआई भी बैंक को देगा तो आरबीआई भी ब्याज लेगा। तो आरबीआई ब्याज लेगा तो जिस दर पे लेगा, जैसे बैंक आपको उधारी दे रहा है तो मान लेते हैं 10% या 12% उधारी दे रहा है, 12% इंटरेस्ट रेट ब्याज दर पे दे रहा है, तो उसी प्रकार से आरबीआई भी बैंकों को देती है। ठीक है, तो आरबीआई जो बैंकों को देती है तो बैंक दर से ही देती है। और बैंक दर क्या होता है साथियों, ये दीर्घकाल में होता है, ये अल्पकाल में नहीं होता। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 9 दिन 90 दिन ये सब नहीं होता, यहाँ पे दीर्घकाल में लगभग 1 साल या 1 साल के ऊपर की जो उधारी होती है वो बैंक रेट से होता है। ठीक है, समझ गए। और बैंक रेट क्या होता है, अगर आरबीआई बैंकों से कह दी कि बैंक जी या बैंक साहब आप 9% या 8% या 7% के ऊपर आप उधारी नहीं दे सकते, तो वो भी, उसको भी क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, तो आप ये मत याद, दिमाग में अगर नहीं रहेगा ना रहे, लेकिन ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि जिस दर से आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक उधार देता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। समझ में आ गई। ठीक है, अब हम यहीं पे समझते चलते हैं साथियों कि अगर अगर जो है बैंक दर को बढ़ा दिया जाए और घटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। मान लेते हैं साथियों, हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर बैंक दर को, अगर जो है बैंक दर को अगर बढ़ा दिया जाए, अगर बैंक दर को यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, और यहीं पे साथ साथ समझते चलेंगे कि अगर बैंक दर को घटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा। यहाँ पे समझेंगे कि बैंक दर को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, और यहाँ पे समझेंगे कि बैंक दर को घटा दिया जाए तो क्या होगा। अगर साथियों ध्यान से समझना, अगर जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए का ऋण 5% ब्याज पे आरबीआई देता था बैंकों को, अब ये 5% से बढ़ा के 10% कर दिया, ये बैंक दर बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर बैंक दर बढ़ेगा, अगर बैंक दर बढ़ेगा तो जो बैंक होगी साथियों, अगर जैसे देखो 5% देता था अब वो 10% कर दिया, तो बैंक जो है ऋण का जो बैंक जो है ऋण जो लोगे लोन, मतलब बैंक जो है आरबीआई से जो उधार लेंगे वो उधार क्या करेंगे, कम कर देंगे लेना। तो बैंक जो है उधार क्या करेंगे, कम लेंगे, है ना। अगर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना साथियों, अपना कॉमन सेंस से सोचो ना, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो आप उधारी कम लोगे। तो उसी प्रकार से अगर अगर आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा रहा है तो सिंपल सी बात है, बैंक जो है वो उधार नहीं लेंगे, उधार कम लेंगे। ठीक है, बैंक उधार कम लेगा, अगर बैंक उधार कम लेगा तो क्या होगा, तो बैंकों के पास जो तरलता होगी, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। बैंकों के पास जो लिक्विडिटी होगी वो कम होगी। बैंक क्या होगा साथियों ध्यान समझना, अगर बैंक दर बढ़ रहा है तो बैंक उधार कम लेंगे और बैंकों के पास तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बैंकों के पास तरलता कम होगी तो बैंक जो है अपना ब्याज दर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। उनको महंगा लोन ही मिल रहा है आरबीआई से, ये भी तो अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे, ये भी तो अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बैंक भी अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे। अब एक चीज समझना, अगर बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा रहा है, बैंक अगर अपना ब्याज दर बढ़ा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक आम आदमी, एक परिवार वाला, और या तो एक निवेशक है जो इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा, वो पैसे की डिमांड जो है कम करेगा, क्योंकि उसको महंगा महंगा ऋण नहीं लेगा ना। ब्याज दर कम रहता तब डिमांड करता है, वो ब्याज दर बढ़ा हुआ है। जो इंटरेस्ट रेट साथियों हमको मिलता था 7% आज जो 15% है, हम क्यों जाएंगे लेने, हम वेट करेंगे ना कि जब कम होगा तब लेंगे। तो अगर बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा रही है तो परिवार और निवेशक जो है वो डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे।
तो क्या होगा, परिवार और जो निवेशक हैं, निवेशक जो हैं वो जो है तरलता की मांग क्या हो गई, तरलता की जो मांग है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो अगर बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा रहा है तो परिवार और जो निवेशक हैं वो तरलता की मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर परिवार और निवेशक तरलता की मांग कम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि तरलता जो है बैंक से मार्केट में जा ही नहीं पा रहा है, तो बाजार में जो तरलता होगी वो कम हो जाएगी। मतलब बाजार में तरलता, बाजार में जो तरलता है वो कम हो जाएगी। बाजार में अगर तरलता कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, तो लोग डिमांड कम करेंगे। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, मांग जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर मांग कम होगी तो वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने मुद्रास्फीति में बहुत अच्छे से पढ़ा था। किसी भी वस्तु की अगर डिमांड अगर कम हो जा रही है तो उसकी जो क्या होगी, उसकी जो वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है, जो दाम है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अरे इसका डिमांड है ही नहीं, इसका कोई मांग ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है ना, इसका मूल्य जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर मांग कम होगा तो वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है, यहाँ पे समझते हैं, जो कीमत है वो भी क्या हो जाएगी, वस्तु और वस्तु की कीमत जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब वस्तु की कीमत कम होगी, जब वस्तु की कीमत कम होगी तो क्या नियंत्रित होगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित होगा। इन्फ्लेशन के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कैसे नियंत्रित होगा। अगर वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, आप एक चीज समझना है यहाँ पे ध्यान से, आराम से, कोई घाई नहीं है, धीरे धीरे समझते हैं। अगर बैंक दर अगर बढ़ा रही है आरबीआई, पहले बैंक दर क्या होती है, जिस दर पे आरबीआई जो है बैंकों को दीर्घकालिक उधार देती है। जैसे अगर 5% पे अगर आरबीआई जो है बैंकों को उधार दे रही है, वो भी दीर्घकालिक, अल्पकालिक नहीं, एक शब्द याद करना, दीर्घकालिक, तो क्या होगी, उसको हम बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर अगर आरबीआई बढ़ा दी, मान लेते हैं 5% था, उसको आरबीआई ने बढ़ा के 10% कर दिया। अगर बैंक दर बढ़ाएगी तो बैंक जो है उधार जो है आरबीआई से क्या करेंगे, कम लेंगे, तो बैंकों में तरलता क्या होगी, कम होगी। जब बैंकों में तरलता कम होगी तो बैंक अपना ब्याज दर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब अपना बैंक अपना ब्याज दर बढ़ाएंगे तो परिवार और निवेशक तरलता की मांग को कम कर देंगे, और बाजार में तरलता कम होगी, मांग कम होगी, वस्तु और सेवाओं की कीमत कम होगी, और हमारा मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। बैंक दर बढ़ाने से साथियों क्या होता है कि जो हमारा जो मार्केट है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें तरलता क्या होती है, कम होती है, डिमांड कम होगा, वस्तु की कीमत कम होगा, और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित। तो ये बैंक दर को आरबीआई कब बढ़ाता है, बैंक दर को आरबीआई साथियों तब बढ़ाता है जब देखता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है। मार्केट में अगर मुद्रास्फीति देखेगा ना तो अपना जो है इंटरेस्ट रेट या अपना बैंक रेट बढ़ा देगा। और इसका ठीक उल्टा यहाँ पे होगा, ठीक उल्टा यहाँ पे होगा साथियों। अगर बैंक दर को आरबीआई घटाती है, पहले बैंक दर को घटाएगी क्यों, बैंक दर को घटाएगी क्यों, अगर वो देख लेगी कि मार्केट में तरलता क्या है, तरलता बहुत अधिक है, या नहीं तरलता बहुत कम है। तरलता अगर बहुत अधिक होगा, मुद्रास्फीति होगा, तो बैंक दर बढ़ा देगी। अगर वो देखेगा कि तरलता बहुत कम है, मंदी की स्थिति है, कोई डिमांड कर ही नहीं रहा है, तो क्या करेगी, बैंक दर घटा देगी। जब बैंक दर घटाएगी, बैंक रेट घटाएगी, तो बैंक उधार क्या करेंगे, बैंक जो है, इसके सामने ठीक बना लेना, हम लिख नहीं रहे हैं, आप इसको बना लेना। बैंक क्या करेंगे, उधार क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे। अगर बैंक दर कम हो रहा है तो बैंक क्या करेंगे, उधार क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे। अब जब उधार ज्यादा लेंगे तो बैंकों के पास तरलता अधिक होगा, हम उधार ले रहे हैं तो हमारे पास तरलता अधिक हो गया, और अपना अगर तरलता अधिक है तो अपना ब्याज दर क्या करेंगे, ब्याज दर क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अगर ब्याज दर घटा देंगे तो परिवार हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो जो है डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब डिमांड करेंगे तो बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, बाजार में तरलता अधिक हो जाएगी। जब बाजार में तरलता अधिक होगी तो डिमांड अधिक होगा, डिमांड अधिक होगा तो क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जिससे हमारा अगर डिमांड अधिक होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी जो मंदी है या अविस्फीति जो है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। अविस्फीति जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझते चलना साथियों कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक दर को घटाएगी कि बढ़ाएगी, तो क्या करेगी, बैंक दर को बढ़ा देगी। और अगर पूछे कि डिफ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है, अविस्फीति को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई बैंक रेट को क्या करेगी, तो बैंक रेट को कम कर देगी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बैंक रेट से कैसे मुद्रास्फीति कंट्रोल होता है
और कैसे जो है अस्फीति कंट्रोल होता है। तो बैंक दर को घटा के और बढ़ा के भी आरबीआई जो है साथियों मार्केट में लिक्विडिटी को कम या ज्यादा करती है। ठीक है, ये हो गया बैंक रेट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं साथियों, रेपो रेट पढ़ते हैं कि रेपो रेट क्या है। बैंक रेट तो समझ में आ गया, ये भी बना लेना, इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे ये लिख लेना इसको, ठीक है, कि बैंक दर घटाने पे क्या होगा, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट चीज समझते हैं साथियों कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट ये साथियों अक्सर एग्जाम में मतलब कि पूछता रहता है, और हमने अक्सर न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहते हैं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं साथियों सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, ठीक है, रेपो रेट समझते हैं। हमने अभी बैंक रेट पढ़ा, उसमें एक चीज देखा कि आरबीआई क्या करती है, बैंकों को जिस दर पे उधार देती है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। यहाँ पे भी रेपो रेट में भी साथियों क्या होती है, रेपो रेट में भी क्या होती है, आरबीआई जो है जिस दर पे, आरबीआई जिस दर पर क्या करती है, बैंकों को उधार देती है उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। बैंक को उधार देती है, लेकिन एक ही अंतर है साथियों, बैंक रेट के तहत दीर्घकालिक उधार दिया जाता है, 1 साल का उधार, 1 साल के ऊपर। लेकिन आरबीआई अगर बैंकों को उधार दे रही है वो भी अल्पकालिक, मतलब 1 से 90 दिन की अगर उधारी दे रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। ये जो होता है साथियों लिख लेना, ये जो होता है अल्पकालिक होता है, वो क्या था, दीर्घकाल में दे दिया जाता था, ये जो है वो अल्पकालिक होता है। तो अगर बैंक रेट और रेपो रेट में अगर अंतर पूछे तो बैंक रेट और रेपो रेट में साथियों कुछ अंतर नहीं होता। बैंक रेट भी आरबीआई जिस रेट से उधार देती है उसको भी बैंक रेट कहते हैं, रेपो रेट में भी आरबीआई जिस दर से बैंक को उधार देती है उसको भी रेपो रेट कहते हैं। लेकिन एक ही अंतर होता है कि रेपो रेट क्या होता है, अल्पकालिक उधारी, कितना दिन से, 1 से 90 दिन की उधारी। ठीक है, 1 से जो 90 दिन की उधारी होती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर बैंकों को जरूरत है, बैंकों को जरूरत है, वो बैंक उसके पास गए, बोले भैया यार पैसा नहीं है, पैसा दे दो, तो बोलेगा ले लो, पैसा ले जाओ, लेकिन वही है कि कुछ हमको उधारी देना, कुछ हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ ब्याज चुकाना पड़ेगा। बोलेंगे चुका देंगे, बोलेगा ठीक है ले जाओ। एक बोलेगा सर कैसे चाहिए, दीर्घकाल में चाहिए कि अल्पकाल में चाहिए, बोलेगा सर यार अल्पकाल में ही दे दो, 1 से 90 दिन की दे दो, तो बोलेगा थोड़ा सा आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा, अल्पकाल में ले रहे हो ना, कम समय के लिए ले रहे हो ना, थोड़ा सा पैसा ज्यादा दे दो, बोलेगा ले लो यार थोड़ा सा ज्यादा ही ले लो, तो बोलेगा ठीक है ले जाओ, दे देगा उसको उठा के। तो ये किस रेट के तहत देगा, रेपो रेट के तहत देगा। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह होता है साथियों जिस दर पे आरबीआई जो है बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। अगर बैंकों को जरूरत है, वो अगर आरबीआई के पास उधार लेने के लिए गए, वो भी अल्पकाल के लिए, तो हम उसको कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट साथियों 2 प्रकार की होती है, यहाँ पे समझ लेना। एक होता है 1 दिन की उधारी, 1 दिन की उधारी होती है साथियों, मतलब कि इसको 1 दिन के लिए लिया जाता है, 1 दिन के लिए, सर नाम से ही मतलब है कि 1 दिन की उधारी। ठीक है, और एक होता है टर्म रेपो, इसको कहते हैं साथियों लॉन्ग टर्म रेपो, ये लगभग 1 दिन से अधिक। ये क्या होता है, ये 90 दिन तक उधारी लिया जाता है, कोई मतलब नहीं है इसका साथियों। दो बस इतना जान लो कि अगर 1 दिन की उधारी लेगा तो 1 दिन की उधारी के तहत वो लेगा, और लॉन्ग टर्म रेपो के तहत लेगा तो लॉन्ग टर्म मतलब 90 दिन तक भी ले सकता है। ठीक है, मतलब नहीं कुछ बनता है इसका देखने का इसको, बस इतना ध्यान रखो कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट में आरबीआई जो है साथियों, आरबीआई जो है बैंकों को क्या करता है, आरबीआई जो है बैंक को उधारी देता है, बैंकों को उधारी देता है, और जिस दर से उधारी देगा उसको हम क्या कहेंगे, रेपो रेट। अब वही है साथियों, बैंक दर को जो बढ़ाने और घटाने पे जो इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक वही इम्पैक्ट रेपो दर को भी बढ़ाने घटाने पे पड़ेगा। हम लिख देते हैं, आप लोग उसको भी देख लो कि क्या होता है तो साथियों उधारी ही ना, है तो आरबीआई उधारी ही दे रहा है ना बैंकों को, तो अगर रेपो रेट बढ़ा रहा है तो भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो रिवर्स रेपो बढ़ाएगा, अरे जो बैंक दर बढ़ाएगा वो भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं एक बार कि अगर रेपो रेट को अगर बढ़ा रहे हो, अगर रेपो रेट अगर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, और अगर रेपो रेट घटा रहे हो तो क्या होगा, और अगर रेपो रेट घटा रहे हो तो क्या होगा। अगर रेपो रेट बढ़ा रहे हो तो बैंक जो है वो पैसा क्या करेंगे, कम लेंगे। अगर बैंक अगर पैसा कम लेगा तो बैंकों के पास तरलता क्या होगी,
तरलता क्या होगी, कम होगी। तरलता कम होगा तो इनका ब्याज दर क्या होगा, इनका ब्याज दर, इनका ब्याज दर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक वही है जो बैंक दर वाला है, ब्याज दर अधिक होगा तो लोग डिमांड जो है पैसा का क्या करेंगे, तो बाजार में जो तरलता होगी, बाजार में जो तरलता होगी वो क्या होगी, कम होगी। बाजार में तरलता अगर कम होगी तो हमारा जो डिमांड होगा, मांग जो होगा वो कम होगा। और जब डिमांड कम होगा तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति जो हो जाएगी वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो रेपो रेट को बढ़ाने से ये होगा, और इसका ठीक उल्टा यहाँ होगा। रेपो रेट अगर कम होगा तो बैंक जो है पैसा क्या करेंगे, अधिक लेंगे, तरलता क्या होगी, अधिक होगी, ब्याज दर क्या होगा, कम होगा, बाजार में तरलता क्या होगी, अधिक होगी, मांग क्या होगा, अधिक होगा, और हमारा जो मंदी है वो क्या होगा, नियंत्रित होगा। मतलब अस्फीति जो है, अस्फीति जो है या मंदी जो है हमारा नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो रेपो रेट को घटाने और बढ़ाने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट साथियों कुछ नहीं होता, रेपो रेट जिस दर पे आरबीआई जो है बैंकों को अल्पकालिक उधार देती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट को घटाने से और रेपो रेट के बढ़ाने से क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारी तरलता पे, ये भी आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, एग्जाम में साथियों एकदम सीधा सीधा पूछेगा कि अस्फीति नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, तो बता देना रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। और पूछ देगा अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तब बता देना कि रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, गलती मत करना, यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ लेना, एकदम अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखना इसको, रेपो रेट को बढ़ाने से क्या क्या चीजें होती है मार्केट में। ठीक है, अब हम दूसरे टर्म पे चलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है हम उसको समझते हैं कि रिवर्स नाम से ही पता चलता है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स, गाड़ी में रिवर्स गियर होता है ना, तो ठीक है रिवर्स हम समझते हैं रिवर्स क्या होता है। यहाँ पे रेपो रेट था, हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं रिवर्स, रिवर्स रेपो रेट, आर आर आर, ये आर मूवी नहीं है, ठीक है साउथ वाली, आर है रिवर्स रेपो रेट। अगर हम रिवर्स रेपो रेट क्या होता है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथियों हमने रेपो रेट में पढ़ा कि जिस दर पे बैंक जो है आरबीआई से उधार लेती है, बैंक जो है वो आरबीआई से उधार लेती है, इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में साथियों आरबीआई जो है, आरबीआई में जो है बैंक जो है पैसा जमा करते हैं, बैंक जो है उधार नहीं लेते, आरबीआई में जो है पैसा जाके बैंक जो है अपना जमा करते हैं। तो क्या करते हैं साथियों आरबीआई में, ये आरबीआई है और ये जो है बैंक है, तो बैंक क्या करेगा यहाँ पे जो है रिवर्स रेपो रेट में ये अपना पैसा जो है यहाँ पे जमा करेगा और आरबीआई जो है बैंकों को क्या देगा, ब्याज देगा। तो ये जो ब्याज रेट होता है इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट से क्या साथियों क्या होता है कि जिस दर पे आरबीआई जो है तो बैंकों से उधार लेती है, बैंकों से उधार लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, आर आर आर, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ध्यान से समझना रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में बैंक जो है अपना जमा जो है कहाँ कर देते हैं, अपना पैसा ले जाके आरबीआई में जमा कर देते हैं और आरबीआई इनको कुछ ब्याज देती है उस पर। तो जो आरबीआई जिस दर पे ब्याज देगी उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है साथियों, देखो रेपो रेट में क्या होता था, ये मान लो आरबीआई है, ये मान लो बैंक है, तो आरबीआई क्या करता था, बैंकों को क्या देता था, आरबीआई बैंकों को क्या देता था, पैसा देता था, और बदले में बैंक क्या करते थे, आरबीआई को क्या करते थे, ब्याज चुकाते थे। ये जिस दर पे होता था इसको हम कहते थे रेपो रेट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका ठीक उल्टा होगा, यहाँ पे आरबीआई बैंकों को पैसा नहीं देगा, यहाँ पे बैंक उल्टा आरबीआई में अपना पैसा ले जाके जमा करेंगे, और जो जमा करने पे आरबीआई जो जिस दर पे इनको ब्याज देगा, जिस दर पे जैसे बैंक ले जाके यहाँ पे 500 जमा किए या 5000 जमा किए, तो अगर इन पे 10 रुपया 20 रुपया जो ब्याज दे रहा है वो जिस दर पे दे रहा है उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है साथियों, जिस दर पे बैंक जो है, जिस दर पे आरबीआई बैंकों की जो जमा है उस पर जो ब्याज दर देता है, या
जिस दर पे आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, ठीक है, जिस दर पे आरबीआई जो है बैंकों से उधार लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। साथियों यहाँ पे एक चीज समझते चलना कि आप बोलोगे सर आरबीआई क्यों उधार लेगा, आरबीआई पूरे बैंक को कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई क्यों उधार लेगा। तो ये बात आपकी एकदम जायज है, आरबीआई उधार नहीं लेता साथियों, आरबीआई क्यों उधार लेगा, बात सही बात है। जिस दिन आरबीआई उधार लेने लगेगा बैंकों से, उस दिन आरबीआई तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। आरबीआई साथियों उधार नहीं लेता, बस एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग कह देते हैं कि आरबीआई जिस दर पे बैंकों से उधार लेता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आरबीआई उधार नहीं लेता, बैंक ले जाके आरबीआई में खुद जमा करते हैं। जैसे जैसे बैंकों के पास तरलता बहुत अधिक है, बैंकों के पास पैसा दबा गया है, बहुत पैसा है बैंकों के पास, लेकिन कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कोई पैसा मांग ही नहीं रहा है, उनके पास पैसा पड़ा है। अब वो सोच रहे हैं यार इस पे तो कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है, और जो पैसा जमा करके गया है उसको तो हमको देना है पैसा, ठीक है। अगर मान लो आप 500 रुपया बैंक में जमा करके आए हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट से तो बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन बैंक का लाभ क्या है, बैंक अगर लोन बांटेगा तभी तो उससे कमा के आपको देगा। अब बैंक से लोन कोई ले ही नहीं रहा है, तो वो क्या सोचेगा, अरे यार पैसा का डिमांड है ही नहीं, एक काम करते हैं चल के आरबीआई में जमा कर देते हैं, आरबीआई भी तो हमको कुछ परसेंट पे दे ही रहा है रिवर्स रेपो रेट के तहत, तो वहीं जमा कर देते हैं, वहां से जो कमाएंगे उसको हम आदमी मतलब जो जनता है, आम जनता है या मार्केट में हम उसको चुका देंगे, ठीक है। तो क्या करती है, अपना पैसा ले जाके आरबीआई में पार्क कर देती है, आरबीआई में जमा कर देती है। तो बैंक जो है अपना पैसा जो आरबीआई में जमा करते हैं, और आरबीआई जिस दर से इनको ब्याज दर देती है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के तहत साथियों आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है, लिक्विडिटी को कम ज्यादा करती है। मान लेते हैं कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे, आरबीआई रिवर्स आरआर को रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक जो है अधिक से अधिक जमा करेंगे ले जाके, बैंक जो है अधिक से अधिक जमा करेंगे, तो बैंकों के पास तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बैंकों के पास तरलता कम होगी तो ये अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे, और जब ब्याज दर बढ़ाएंगे तो लोगों के पास तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बाजार में तरलता कम हो जाएगी, और हमारी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो इस तरीके से आरबीआई साथियों रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के और रिवर्स रेपो रेट को घटा के भी तरलता को कम ज्यादा करती है। कैसे करती है वो भी हम एक लाइन में यहाँ पे समझते चलते हैं फटाक से, आप भी मेरे साथ लिखते रहिएगा। सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट समझ गए, क्लियर एकदम। आरबीआई जिस दर पे बैंकों की जमा पे जो ब्याज दर देता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, या सिंपल सी जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेती है, जिस दर पे आरबीआई जो है बैंकों से उधार लेती है उसको हम रिवर्स रेपो रेट, और जिस दर पर बैंक जो है आरबीआई से उधार लेते हैं उसको हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। ये दो चीजें समझ गए। अब हम एक चीज यहाँ पे फटाक से समझ लेते हैं, ये बना लेना, एक चीज हम फटाक से समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट को घटाने और बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट जो है साथियों, रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे बढ़ गया, और एक देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट जो है हमारा ये घट गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिए, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिए तो बैंक जो है अपना पैसा ले आके आरबीआई में रखना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा हुआ है। तो बैंक क्या करेंगे, सोचेंगे अपना पैसा ले जाके आरबीआई में ही जमा करो। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा हुआ है तो बैंक जो है साथियों क्या करेंगे, बैंक जो है अपनी जो तरलता है, तरलता जो है लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई में ले जाके क्या कर देंगे, पार्क कर देंगे, आरबीआई में ले जाके जमा कर देंगे, ठीक है। अगर आरबीआई में जमा कर देंगे तो इनके पास तरलता क्या हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। अगर तरलता कम होगी तो बैंक क्या करेगा, अपना ब्याज दर क्या करेगा, अगर हमारे पास तरलता ही कम है तो अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और अगर ब्याज दर बढ़ाएगा तो ठीक वही जो रेपो रेट और बैंक दर में करता था, अगर ब्याज दर बढ़ाएगा तो परिवार और निवेशक के पास, परिवार और निवेशक के पास जो है तरलता क्या हो जाएगी, परिवार और निवेशक के पास जो तरलता है वो क्या हो जाएगी, तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब तरलता कम होगी तो मांग क्या हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा। जब डिमांड कम होगा तो वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या हो जाएगी, अगर डिमांड कम होगा तो वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो होगा साथियों वो हो जाएगा कंट्रोल। क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है साथियों ये हो जाएगा कंट्रोल, ठीक है।
तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, आरबीआई साथियों रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के और घटा के भी तरलता को कम ज्यादा करती है। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी तो बैंकों के पास तरलता क्या हो जाएगी, बैंक जो है अपना तरलता जो है, अपनी लिक्विडिटी जो है आरबीआई में ले जाके पार कर देंगे। अगर आरबीआई में पार कर देंगे तरलता क्या हो जाएगी, उनके पास कम हो जाएगी। अगर बैंकों के पास तरलता कम होगी तो ब्याज दर बढ़ जाएगा और ये सारी चीजें हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है हमारा कंट्रोल हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा यहाँ पे होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट को अगर हम क्या करें, कम कर दें, तो बैंक तरलता आरबीआई में पार करेंगे कि नहीं, तो पार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे पार्क जो है आरबीआई में जो है वो पार्क जो है नहीं करेंगे, मतलब जमा जो है वो नहीं करेंगे। और अगर जमा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, इनके पास तरलता क्या हो जाएगी, इनके पास तरलता अधिक हो जाएगी। तो ये ब्याज दर क्या कर देंगे, ब्याज दर कम कर देंगे। निवेशक के पास तरलता क्या हो जाएगी, निवेशक के पास तरलता अधिक हो जाएगी। मांग क्या कर देंगे, ये मांग अधिक कर देंगे। वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उत्पादन क्या हो जाएगा, उत्पादन क्या हो जाएगा। अगर वस्तु और सेवाओं की कीमत अगर बढ़ रही है किसी भी फैक्ट्री में, अगर ये डस्टर किसी फैक्ट्री में बन रहा है, इसका कीमत 10 था और 15 हो गया, तो कंपनी वाला तो और बनाएगा ना, डिमांड भी है और कीमत भी बढ़ा हुआ है, तो उत्पादन क्या कर देगा, अधिक कर देगा। और इससे हमारी जो अविस्फीति है या मंदी है, अविस्फीति या जो मंदी है ये क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिवर्स रेपो रेट को घटाने से और बढ़ाने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पे, कि आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसको बना लेना कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, समझ गए। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने से क्या होता है ये भी समझ गए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। अब अपने ये बना लेना, ये भी ये ऐसे ऐसे मेरे जैसा एरो मत बना लेना, ये लिख लेना, पूरा लिख के इसको एरो बना लेना। ठीक है, अब हम एक अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं साथियों। एक हम देखेंगे सीआरआर क्या होता है और एक एसएलआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। और एक जो होता है कैश मतलब कि नगदी आरक्षित जमा, नगदी आरक्षित जमा सीआरआर, और एसएलआर, इन दोनों चीजों को समझते हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सीआरआर और एसएलआर। अब साथियों सीआरआर और एसएलआर को समझने से पहले हम ये दो टर्म यहाँ पे समझेंगे। क्या समझेंगे, एक हम समझेंगे जीडीटीएल, एक हम समझेंगे एनडीटीएल। ये साथियों बहुत बार लोगों को देखा जाता है, इनको समझ ही नहीं आता कि जीडीटीएल क्या है या एनडीटीएल क्या है, वो कंफ्यूज जाते हैं कि जीडीटीएल एनडीटीएल क्या है। जीडीटीएल क्या है साथियों, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटी। ग्रास मतलब सकल मांग और सावधिक देयता, सकल मांग और सावधिक देयता। एनडीटीएल, एनडीटीएल क्या होगा साथियों, ये जीडीटीएल है। एनडीटीएल ये ठीक हो जाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, ग्रॉस मतलब सकल मांग और सावधिक देयता, ये नेट है, ये शुद्ध मांग और सावधिक देयता। ये नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है, ये ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है। क्या होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझना साथियों, आपको हम एक चीज बता दें यहाँ पे कि लायबिलिटी क्या होती है और एसेट क्या होती है। यहाँ पे एक चीज समझना, हम समझेंगे पहले एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है, सिंपल सा अर्थ में अगर साथियों इसको हम समझे तो एसेट क्या होती है, जैसे बैंक है, एक चीज समझना, एसेट क्या होती है जिसपे एक हम पहले लिख देते हैं फिर आपको एग्जांपल से समझाएंगे। एसेट क्या होती है, ब्याज दर जिसपे प्राप्त होता हो, ब्याज दर जिसपे प्राप्त हो उसको हम कहते हैं एसेट, और ब्याज दर जिसपे चुकाना पड़े, ब्याज दर जिसपे चुकाना पड़े उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी, ये सबसे सिंपल डिफिनेशन है एसेट और लायबिलिटी की। जैसे अगर हम कोई हमारी एसेट है, अगर उस पे हमको कुछ लाभ मिल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ब्याज दर प्राप्त होगा, मतलब हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। यहाँ पे हमको चुकाना पड़ेगा, मतलब हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, लाभ नहीं होगा, यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा।
तो एसेट क्या होती है, जिसपे हमको इंटरेस्ट रेट प्राप्त होती है। अब आप यहीं पे समझना कि बैंक का जो जमा होता है, बैंक का जो जमा होता है वो एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है। ध्यान समझना, अगर बैंक के पास आपने जाके 5,000 रुपए जमा कर दिया, बैंक का जो जमा है, बैंक के पास आपने अगर 5,000 रुपए जमा किया तो बैंक आपको उस पे 5,000 रुपए पे कुछ ब्याज चुका रही है। तो बैंक का जो जमा होता है वो उसकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसको ब्याज दर चुकाना पड़ता है। बैंक अगर आपसे पूछ ले कोई कि बैंक का जो जमा होता है वो उसका क्या होता है, तो उसकी लायबिलिटी होती है, उसकी देयता होती है, उसको उस पे ब्याज दर चुकाना पड़ता है, इसलिए वो बैंक की जमा क्या होती है, बैंक की लायबिलिटी होती है। और ठीक उसी तरीके से बैंक का जो लोन होता है, जो जैसे बैंक लोन देता है ना, बैंक अगर लोन अगर किसी को दे रहा है, उधार दे रहा है, तो बैंक उस पर ब्याज दर मिलती है, उस पर उसको कुछ ना कुछ लाभ होता है, तो वो उसका क्या है, एसेट है। तो अगर बैंक का जमा जो है वो उसकी लायबिलिटी है, और जो बैंक का जो लोन है, बैंक का जो लोन है, बैंक का जो लोन देता है, बैंक जो लोन देता है, बैंक जो है जो लोन देता है वो उसकी क्या है, वो उसकी एसेट है। तो एसेट और लायबिलिटी क्या है, सिंपल से कर समझना कि ब्याज दर जिस पे प्राप्त हो उसको हम कहते हैं एसेट, और ब्याज दर जिस पे चुकाना पड़े ये उसकी संपत्ति है। तो बैंक जो लोन देता है वो उसकी एसेट है, वो उसकी संपत्ति है, क्योंकि उस पर उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और वहीं लायबिलिटी क्या है, उस पर ब्याज दर उसको चुकाना पड़ता है, क्योंकि उसको मतलब अगर किसी से पैसा लिया है तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना साथियों। तो बैंक का जमा जो होता है वो उसकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही, यहाँ से ऐसे ऐसे तो नहीं निकल रहा है ना, एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? आप क्या हो, अपने मम्मी पापा के एसेट हो कि लायबिलिटी हो? सोचना और सोच के कमेंट करना कि आप अपने माँ बाप के एसेट हो कि लायबिलिटी हो, सोच के बताना हमको, कमेंट करना ठीक है। तो एसेट हो गया और लायबिलिटी हो गया, ये समझ में आ गई। साफ है ना? साफ कि सफा क्लियर की क्रिस्टल क्लियर? बोलोगे सर बहुत पढ़ाते हो यार, इतना कौन पढ़ाता है? भाई पढ़ लो यार, यही समय है पढ़ने का। पता है साथियों, अगर आप एक समय बाद ना, एक समय बाद आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप मतलब क्या कर रहे हो या कैसे हो, एक समय बाद ना इंसान देखता है कि आप कितने सफल हो। अगर आपके पास नौकरी नहीं रहेगा ना साथियों, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर यही आप नौकरी करते रहोगे, कुछ इनकम आपके पास रहेगा ना, आपको सब लोग मान सम्मान और इज्जत देंगे। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है साथियों, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप मस्त होके पढ़िए, बिना लोड लिए, आप अच्छे से समझिए। हम लोग साथियों इतना मेहनत कर रहे हैं आप तक, वो चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस चीज को पढ़िए, लिखिए और अपना नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, ठीक है। एक समय बाद साथियों कोई नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप आज का जो आपका मेहनत है ना, जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, यही एक समय बाद ना आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, और आपको लाभ देगी। तब आपको समझ में आएगा कि शिक्षा हमारी एसेट है, शिक्षा हमारी लायबिलिटी नहीं। तो आप इस चीज को समझना साथियों, ठीक है। तो ये चीज हो गई, हम लोग समझे कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, तो ये आप समझ गए। अब हम समझते हैं जीडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल क्या होता है। कुछ नहीं होता साथियों, एक चीज सिंपल है समझना, लिखते चलना मेरे साथ में। जीडीटीएल सबसे पहले समझते हैं साथियों, बैंक में 5 प्रकार के खाता होती है। बैंक अकाउंट जो है वो 5 प्रकार की होती है। बैंक अकाउंट कौन कौन? एक होती है बचत खाता, आप समझ रहे होंगे, सेविंग अकाउंट। जैसे स्टूडेंट लोग क्या खुलाते हैं, बचत खाता ही खुलाते हैं। एक होता है चालू खाता, ठीक है। एक मोदी जी वाला है, कौन खाता, जनधन खाता। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा, सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा, आवर्ती जमा। ये बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट। ये चालू खाता होता है, करेंट अकाउंट। ये जनधन खाता है, ये होता है फिक्स डिपॉजिट वाला, फिक्स्ड डिपॉजिट। और ये होता है साथियों रिकरिंग, रिकरिंग अकाउंट, ठीक है। ये होता है सेविंग अकाउंट, ये होता है करेंट अकाउंट, ये होता है जनधन, जनधन अकाउंट, ये होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये होता है रिकरिंग अकाउंट, ठीक है। ये आप समझिए। एक एक लाइन में समझते चलते हैं कि बचत खाता क्या है।
बचत खाता साथियों कुछ नहीं होता है। बचत खाता साथियों ये होता है कि जो भी हमारी सेविंग है उसको हम ले आके बैंकों में जमा कर देते हैं। इस पे एक निर्धारित सीमा होती है। ऐसा नहीं कि हम जितना मन करे डालें, जितना मन करे उसमें से निकाल ले, या जितना मन करे हम जब मन करे तब निकाल लें। इसमें एक लिमिट होती है और इस पे हमको बैंक जो है ब्याज दर देती है। इस पे हमको बैंक जो होती है वो ब्याज दर देती है। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा जमा है तो वो कुछ उसका इंटरेस्ट रेट जोड़ के देगी आपको। चालू खाता क्या होती है, ये अधिकतर बड़े बड़े कंपनी या उद्यमी जो उद्योग धंधा चला रहे हैं, ये इनके जो मालिक हैं वो खुलवाते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, जब मन करे आप जितना मन करे पैसा डालो और जितना मन करे पैसा आप इससे निकाल लो। लेकिन इस पे जो है बैंक जो है कोई ब्याज दर, इस पे जो है बैंक जो है कोई ब्याज दर नहीं देती। ठीक है। जनधन खाता हम डिटेल आपको समझाएंगे एक वीडियो बना के। जनधन खाता वही मोदी जी वाला है। सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है साथियों, आप अपने दादा या पापा के मुंह से सुने होंगे कि इतना पैसा हमने फिक्स कर दिया है, या इतना पैसा हमने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, एफडी कर दिया है, एफडी कर दिया है। तो एफडी क्या होता है, मतलब कि एक मुश्त एक बार में, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, अब क्या किए बैंक में जमा कर दिए और बैंक उस पर आपको पैसा देती है। ठीक है। इस पे इंटरेस्ट रेट प्राय जो है साथियों सेविंग अकाउंट और जनधन अकाउंट से इस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, इस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है। एक आवर्ती जमा होती है। आवर्ती जमा क्या होती है, जैसे 5 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये आप एक मुश्त ना करके आप कह दोगे बैंकों से कि भैया 5 लाख रुपए हम एक बार में नहीं देंगे, हम एक एक साल पे 1-1 लाख रुपया देंगे, हम 5 साल में देंगे, लेकिन हमको चाहिए सावधि जमा वाला ही पैसा। मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट एफडी पे दे रहे हो वही इंटरेस्ट रेट हमको रिकरिंग पे भी चाहिए। तो रिकरिंग क्या होता है, आवर्ती, मतलब कई कालक्रम में इसको दिया जाता है, एक बार एक मुश्त नहीं दिया जाता, इसमें कई बार में पैसा दिया जाता है। आवर्ती जमा में ये सावधि जमा के बराबर ही इस पे भी इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है। तो बचत खाता क्या है, बचत खाता क्या है, जिसपे जो है बैंक हमको ब्याज दर देती है और इसमें एक लिमिट होती है पैसा डालने की और निकालने की। चालू खाता क्या है, इस पे कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना मन करो उतना डालो या निकालो। चालू खाता प्राय साथियों जो बड़े बड़े व्यापारी या कंपनी है वो खोलते हैं, इस पे सरकार इनको ब्याज दर नहीं देती। जनधन खाता समझ रहे हैं, ये एक प्रकार की बचत खाता ही होती है। जो जनधन खाता है वो एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की सेविंग अकाउंट ही होती है। ठीक है। ये जो सावधि जमा होती है इसमें एक मुश्त पैसा जमा कर दिया जाता है और उस पर हमको बैंक कुछ ब्याज दर देती है, उसको हम कहते हैं सावधि जमा, एफडी। और एक आवर्ती जमा होती है, इस पे भी सावधि जमा के बराबर ही ब्याज दर मिलता है, इंटरेस्ट रेट, लेकिन इसमें एक मुश्त पैसा जमा ना करके कई पार्ट में जमा किया जाता है। ठीक है। ये 5 प्रकार की अकाउंट होती है, बैंक अकाउंट 5 प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की। ठीक है। जीडीटीएल में क्या होता है साथियों कि इन पांचों अकाउंट में जो भी पैसा जमा है, इन पांचों अकाउंट में जो भी पैसा जमा है, मान लेते हैं साथियों कि बचत खाता में हमारे देश में 20 करोड़ रुपया जमा है। ठीक है। चालू खाता में 30 करोड़ रुपया जमा है, जनधन खाता में 10 करोड़ रुपया जमा है, और सावधि जमा खाता में 20 करोड़ रुपया जमा है, और वहीं आवर्ती जमा में भी 10 करोड़ रुपया जमा है। तो टोटल कितना रुपया जमा है, जीडीटीएल में क्या करते हैं, ग्रास में क्या करते हैं कि हमारे देश में जितने भी बैंक अकाउंट है, हमारे देश में जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें कितनी पैसे जमा है, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। कितना हुआ, 20, 30, 50, 10, 60 और 20, 80, 10, 90, क्या हो गया, 90 करोड़ रुपया। तो जीडीटीएल में क्या करते हैं, जीडीटीएल में क्या करते हैं, कुल मांग जमा, देखो ये जो 3 होती है ना, बचत, चालू और जनधन, इसको हम कहते हैं मांग जमा खाता। क्या कहते हैं, मांग जमा खाता, क्योंकि इसमें से डिमांड होता रहता है। और जो ये सावधि और आवर्ती होता है इसको हम कहते हैं साथियों, इसको हम कहते हैं सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता। ठीक है। ये मांग जमा खाता होगा, ये सावधि जमा खाता होगा, ये 3 जो है मांग जमा खाता, ये 2 जो है सावधि जमा खाता। तो जीडीटीएल में क्या करते हैं साथियों, जीडीटीएल में क्या करते हैं कि जो कुल मांग जमा जितना भी अकाउंट है सारा पैसा हम जोड़ लेंगे, 20, 30, 50, 10, 60, 20, 80, 10, 90, जितना भी पैसा है सबको जोड़ लिए, प्लस जो भी पैसा जमा है इससे बैंक जो है कुछ ना कुछ ब्याज भी तो चुका रही है ना लोगों को। तो जो भी ब्याज है अगर हम उसको जोड़ दिए तो हमारा निकल के आता है जीडीटीएल। जीडीटीएल, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है, ये 5 प्रकार के अकाउंट है, लिख लेना इसको, ये 5 प्रकार के अकाउंट है, लिख लेना। जीडीटीएल क्या होता है, एक परिभाषा आपको लिखवाते हैं, जीडीटीएल का एक फार्मूला लिखवाते हैं। जीडीटीएल बराबर क्या होता है, मांग जमा में 3 प्रकार के अकाउंट, सावधि जमा में 2 प्रकार के अकाउंट।
तो GDTL बराबर क्या होता है साथियों, ये लिख लेना, कुल मांग जमा प्लस कुल सावधि जमा, जो 2 अकाउंट थे उसमें जो जमा थी, प्लस कुल सावधि जमा प्लस कुल ब्याज। जो भी बैंक जो है अपने लोगों को जो ब्याज चुकाती है उसको हम कहते हैं कुल ब्याज। कुल मांग जमा, ये कुल मांग जमा और कुल सावधि जमा कितना था, 90 करोड़ रुपया, और मान लेते हैं 10 करोड़ रुपया क्या है, 10 करोड़ रुपया क्या है, ब्याज है। तो GDTL बराबर कितना हो गया, 100 करोड़। ठीक है, ये ऐसे GDTL की गणना होती है। GDTL की गणना साथियों RBI करती है, और GDTL की गणना RBI साथियों हर 14 दिन पे करती है। हर 14 दिन पे GDTL और NDTL की गणना RBI करती है। GDTL और NDTL की गणना RBI करती है हर 14 दिन पे। अब आप कहोगे सर GDTL समझ में आ गया, NDTL भी समझा दो। देखो, हमने समझा कि GDTL में जो भी हमारी बैंक अकाउंट है उनकी जो जितना भी पैसा है सबको जोड़ लिए, और प्लस जो भी बैंकों जो भी लोगों को ब्याज दे रही है उसको जोड़ लिए, तो हमारा GDTL निकल के आ गया। लेकिन इसमें से कुछ पैसा जो है साथियों, कुछ पैसा लोग निकालेंगे भी तो, ऐसा थोड़ी है सब जमा ही कर रहे हैं। कोई 14 दिन पे गणना कर रहे हो RBI, इस 14 दिन में क्या कोई अपना पैसा निकालेगा भी नहीं, तो पैसा निकालेगा। तो नेट में क्या करते हैं, NDTL बराबर क्या होता है साथियों, NDTL बराबर क्या होता है, GDTL माइनस कुल निकासी। जितना भी पैसा लोगों ने क्या किया है, निकाला है। मान लेते हैं GDTL 100 रुपया है, और 14 दिन के अंदर 20 करोड़ रुपया जो है वो निकासी है। 20 करोड़ रुपया जो है निकासी है, मतलब 20 करोड़ रुपया लोगों ने अपना निकाल लिया है अकाउंटों से। तो NDTL बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 20 गया कितना, 80 करोड़। ये होता है हमारा NDTL। NDTL क्या होता है, GDTL में से जो कुल निकासी है, जो पैसा जो कुल है उसको पैसा को जो निकाल लेंगे वो हमारा NDTL होता है। आई होप आप लोग NDTL और GDTL बहुत अच्छे समझ गए होंगे। NDTL क्या होता है, जो भी हमारे बैंक में अकाउंट है, जो भी अकाउंट है उसमें जितना भी पैसा जमा है सब पैसा को हम लोग जोड़ लेंगे, और प्लस जो बैंक लोगों को ब्याज चुकाती है उसको जोड़ लेंगे, तो हमारा GDTL निकल के आ जाएगा। और उसमें से अगर हम कुल निकासी घटा देंगे GDTL में से, तो हमारा निकल के आएगा NDTL। GDTL क्या होता है समझ गए, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या है समझ गए, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या होता है समझ गए, और बैंक दर क्या होता है ये भी समझ गए। ठीक है, और हमने वहां पे सीमांत गुणात्मक में भी सीमांत और ये सब सारी चीजें हमने वहां पे समझा था गुणात्मक वाले में, ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। हमारा बचता क्या है, CRR, SLR और OMO, 3 चीजें बच रही है। इसके बाद मेरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग फटाक से समझने की कोशिश करते हैं कि CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, सावधि जमा कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि कैश मतलब क्या, कैश मतलब नगद, कैश मतलब नकदी, रिजर्व मतलब आरक्षित, रेशियो मतलब अनुपात। CRR का मतलब नगद आरक्षित अनुपात। हम एक तरफ लिखते हैं CRR, एक तरफ लिखते हैं SLR, ये दोनों आपको एक साथ समझा देते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग दीजिए CRR। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, दूसरी तरफ SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब नगद क्या होता है, नगद आरक्षित, हेडिंग देना, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, क्या होता है समझना। RBI साथियों, जैसे आप एक चीज समझना कि बैंक जो है, बैंकों के पास जो पैसा आता है, जैसे मान लो बैंकों के पास 100 रुपया आया, तो ये सोचता है ना RBI बैंक जो है अपना जो पैसा, जैसे आप गए बैंकों में 100 रुपए जमा कर दिए, तो RBI बैंक क्या करेगी, वो पैसा अपने पास रखती नहीं है, वो 100 रुपए को लोन देने की कोशिश करती है। क्योंकि जब वो लोन देगी उससे जो पैसा कमाएगी तभी तो आपको पैसा देगी, और अपना लाभ कमाएगी तभी तो कमाएगी ना भाई। उसका लाभ क्या है, उसका लाभ तो यही है ना। बैंकों का लाभ क्या होता है, बैंकों का लाभ वही होता है कि जो पैसा आप दिए हो आपको इंटरेस्ट देना है उसको, और वही पैसा दूसरे को उठा के उधार दे देना है, और जो उधारी से हमको ब्याज मिल रहा है
कुछ आपको देना है और कुछ अपने लाभ के लिए रख लेना है, यही बैंक का लाभ होता है। तो अब अगर आप सोचिए अपने दिमाग से कि आप अगर 100 रुपया जमा कर दिए बैंक में ले जाके 100 रुपया आप जमा कर दिए और बैंक उठा के दे दिया लोगों को। अब आप पहुंच गए लेने के लिए, यार हमारा पैसा 100 रुपया लौटाओ। ऐसा तो कुछ नियम है नहीं ना कि आप नहीं लौटा सकते। हमने सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जमा किया है, हम पहुंच गए कि भैया हमारा पैसा दो, अब हमको दो पैसा, जो हमारा पैसा है 100 रुपया। अब वो तो दूसरे को बांट के बैठा है, कैसे देगा। लेकिन यहाँ पे एक लोग का पैसा नहीं होता, बहुत से लोगों का पैसा होता है और प्राय ये मान के चला जाता है कि एक साथ सब लोग डिमांड अपने पैसे का नहीं करेंगे, ये मान के चला जाता है। लेकिन आरबीआई सोचता है कि अगर एक साथ कई लोग अगर बैंक में आ गए पैसा लेने के लिए, तो बैंक के पास भी तो कुछ रहना चाहिए ना देने के लिए। मान लो बैंक के पास 500 है, सारा पैसा बांट के बैठा है और 2-3 लोग पहुंच गए लेने के लिए, है ही नहीं उसके पास कुछ देने के लिए, उनको कैश चुकाने के लिए, तो बोलेगा भैया है ही नहीं, तो बैंक क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो इसलिए आरबीआई क्या करती है साथियों, आरबीआई क्या करती है, वो कहती है कि आप जो है नगद आरक्षित अनुपात के तहत, नगद नगद में समझ रहे हो, नगद, आप जो है नगद आरक्षित अनुपात के तहत कुछ पैसा कैश के रूप में कहाँ रखोगे, मेरे पास रखोगे। कुछ पैसा आरबीआई क्या कहता है इसमें, ध्यान से समझना। आरबीआई कहता है कि आप अपने, आरबीआई कहता है कि बैंक जो है, आरबीआई कहता है, लिख लेना, आरबीआई कहता है कि बैंक अपने जो कुल एनडीटीएल है, अब एनडीटीएल में पूछना क्या है, एनडीटीएल में समझा दिया है। आरबीआई कहता है बैंक अपने कुल एनडीटीएल का जो है कुछ पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा, ठीक है। तो ये जो जिस रेट पे रखेगा उस रेट को क्या कहते हैं, CRR। मान लेते हैं CRR, जैसे मान लेते हैं कि अगर CRR अगर 5% है और बैंक का जो एनडीटीएल है, बैंक का जो एनडीटीएल अगर 100 रुपया है, तो 5 रुपया जो है, जो 5 रुपया जो है साथियों, जो 5 रुपया है वो बैंक कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास। 5% अगर CRR अगर 5% है तो 5 रुपया कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास रियाक जमा करेगा। अब उसके पास बचेगा कितना, 95 रुपया। अब कहेगा तुम ये 95 रुपया उधारी दो, हमको 95 से मतलब नहीं है, लेकिन ये जो 5 रुपया है ये मेरे पास रख दो, ठीक है। तो आरबीआई जो है बैंकों से कहता है कि आप अपने कुल एनडीटीएल का कुछ पैसा जो है मेरे पास रखोगे, आरबीआई के पास रखोगे, और आरबीआई इस पे कोई ब्याज नहीं देगा। जैसे रेपो रेट में आरबीआई ब्याज देता था, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ब्याज देता था। रिवर्स रेपो रेट में अगर बैंक अपना पैसा ले आके आरबीआई में जमा करते थे तो आरबीआई उस पर कुछ ना कुछ ब्याज देता था। लेकिन सीआरआर में कहता है कि आप जो है 5 रुपया, अगर 5% सीआरआर है तो कहेगा 5 रुपया मेरे पास रखोगे अनिवार्य रूप से। ये किस लिए रखोगे, क्योंकि अगर बैंक रन की स्थिति आ जाए, बैंक रन का मतलब कई लोग एक साथ अगर पैसे की डिमांड करें, तो उस स्थिति में हमें 5 रुपया तुमको दे दें और तुम लोगों के डिमांड को चुका सको, ठीक है। तो सीआरआर इसलिए रखता है आरबीआई। आरबीआई बैंकों से कहता है कि आप अपने कुल एनडीटीएल का कुछ पैसा आरबीआई के पास रखोगे, और आरबीआई जो है साथियों इस पे जो है ब्याज दर नहीं देती है। आरबीआई जो है साथियों इस पे ब्याज दर नहीं देती है। तो सीआरआर क्या है साथियों, सीआरआर क्या है, जो भी पैसा आरबीआई कहता है कि बैंक अपने कुल एनडीटीएल का कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रखेंगे और आरबीआई इस पे ब्याज दर नहीं देगा। सीआरआर अगर 5% है और एनडीटीएल अगर 100 रुपया है तो 5 रुपया जो है निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जमा करना होगा। अब उसके पास बचेगा 95 रुपया, ठीक है। वहीं साथियों एसएलआर में क्या होता है, एसएलआर में क्या होता है, सान्विधिक, इसको कहते हैं साथियों सान्विधिक, स्टैट्यूटरी मतलब सान्विधिक तरलता, लिक्विडिटी मतलब तरलता, रेशियो मतलब अनुपात। सान्विधिक तरलता अनुपात में क्या होता है, इसमें आरबीआई क्या कहता है, ये भी साथियों एक तरह से मार्केट और बैंकों को नियंत्रित करने का एक साधन है। इसमें क्या कहता है आरबीआई, इसमें आरबीआई कहता है कि बैंक जो है, बैंक अपने कुल एनडीटीएल का, बैंक जो है अपने एनडीटीएल का कुछ पैसा जो है वो अपने पास रखेगा, वह जो है अपने पास रखेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आरबीआई कहता है बैंक अपने कुल एनडीटीएल का कुछ पैसा किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास। यहाँ कहता है एसएलआर के अंतर्गत, एसएलआर में कहता है कि आरबीआई जो है बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ पैसा जो है वो अपने पास रखेगा। इसके तहत भी साथियों बैंक जो है ना, आरबीआई जो है बैंकों को रेगुलेट करती है और तरलता को भी एडजस्ट करती है। तरलता को कैसे एडजस्ट करती है, अब यहाँ पे समझना साथियों। ये समझ गए, आरबीआई बैंक अपने कुल एनडीटीएल का कुछ पैसा कहाँ रखेगी, आरबीआई के पास। और एसएलआर में आरबीआई जो है कहता है कि बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ पैसा कहाँ रखेगी, अपने पास। सीआरआर में आरबीआई के पास रखेगा और एसएलआर में खुद के पास रखेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब हम समझते हैं कि सीआरआर को घटाने से और सीआरआर को बढ़ाने से क्या क्या होती है। ठीक है, ये आप समझ गए। सीआरआर क्या होता है कि बैंक अपने कुल एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखेंगे। किस लिए, जब बैंक रन की स्थिति हो, मतलब जब सब कुछ लोग एक साथ अगर डिमांड कर रहे हैं पैसे की, तो उस स्थिति में आरबीआई उस पैसे को दे दे और बैंक अपना उस डिमांड को पूरा कर दे। ठीक है, ये हो गई सीआरआर। अब देखते हैं कि सीआरआर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा और सीआरआर घटेगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर सीआरआर को हम अगर बढ़ा दें, ठीक है, सीआरआर को बढ़ा दें, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपया बैंक के पास है और 5% जो है वो सीआरआर है। सीआरआर कितना है, 5%, तो उसके पास बचेगा कितना, 95 रुपया। 100 रुपया अगर टोटल पैसा बैंक के पास 100 रुपया है और सीआरआर के तहत वो 5 रुपया आरबीआई के पास रख दिया। ठीक है, आरबीआई के पास, अब उसके पास 95 रुपया बच रहा है। अब अगर सीआरआर को क्या करें, बढ़ा दें। सीआरआर अगर बढ़ के हो गया 10%, तो अब अगर 10% बढ़ाया सीआरआर, ये देखो 5% सीआरआर है, अब ये हो गया 10%। अगर 10% सीआरआर होगा तो ये क्या होगा, अब 10 रुपया आरबीआई के पास रखना होगा। अब बैंकों को जो है 10 रुपया आरबीआई के पास रखना होगा और बैंकों के पास अब बचेगा 90 रुपया। पहले अगर सीआरआर 5 रुपया था तो बैंकों के पास कितना था, 95 रुपया। वो 95 रुपया तक लोन बांट सकते थे, 95 रुपया तक लोगों को उधारी दे सकते थे। लेकिन अब सीआरआर बढ़ गया, अब हो गया सीआरआर बढ़ के 10%, और अब 10 रुपया जो है बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब उनके पास बचेगा 90 रुपया। तो उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर है, यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन की पावर उनकी क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले वो 95 रुपया लोन दे सकते थे, अब वो 90 रुपया ही लोन दे सकते हैं। तो जब अगर सीआरआर बढ़ेगा, पता है तरलता को अगर कंट्रोल करने के लिए ना, सीआरआर सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है बैंकों की, आरबीआई की। आरबीआई अगर सीआरआर बढ़ा, जिसे देखा कि मार्केट में तरलता बहुत अधिक है, बैंकों के पास तरलता अधिक है, सीआरआर बढ़ा देगा। ब्याज दर देना है ही नहीं सीआरआर पे, रिवर्स रेपो रेट में रखता तब तो ब्याज दर देना होता, सीआरआर में ब्याज दर देना ही नहीं है। बोलेगा लाओ भैया पैसा जमा करो यहाँ, तो जो 5 रुपए जमा करो 10 रुपए जमा करो। जब बाजार यहाँ पे बैंक में तरलता कम होगी, जब बैंकों में तरलता कम होगी तो बैंक भी अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे, और सेम वही बैंक दर वाली और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट वाली स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। एक लाइन में समझते हैं क्या होगी। ठीक है, अगर सीआरआर अगर बढ़ेगी, सीआरआर अगर बढ़ेगी तो बैंकों के पास जो है पैसा क्या होगी, कम होगी। बैंकों के पास जो पैसा है, तरलता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उनको 5 रुपया रखना था, अब 10 रुपया रखना पड़ रहा है। पहले 95 रुपया बचता था, अब 90 रुपया बच रहा है बांटने के लिए, तो बैंकों के पास पैसा क्या होगी, कम होगी, मतलब तरलता क्या होगी, बैंकों के पास तरलता कम होगी। तो ये अपना ब्याज दर क्या करेंगे, ये अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे। ब्याज दर बढ़ा देंगे तो वही है कि परिवार और निवेशक, अब परिवार और निवेशक जो है, परिवार और निवेशक जो है पैसे की तरलता की डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे। और कम कर दे तो बाजार में जो तरलता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बाजार में जो तरलता होगी वो कम हो जाएगी। बाजार में अगर तरलता कम होगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमत कम होगी, और जब कीमत कम होगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आरबीआई को मुद्रास्फीति, या आरबीआई अगर ये देख रही है कि बाजार में तरलता बहुत अधिक है, बाजार से तरलता निकालो, तो क्या करेगी, सीआरआर को बढ़ा देगी। और इसका ठीक उल्टा सीआरआर को कम करके, अगर सीआरआर को अगर कम करना है, सीआरआर को अगर कम कर देगी तो बैंकों के पास तरलता क्या हो जाएगी, अधिक। पहले मान लेते हैं कि 90 रुपया था, अब सीआरआर को कम कर दिया, अब उसके पास 95 रुपया बचने लगा, अब 5 रुपया उसके पास एक्स्ट्रा है लोन बांटने के लिए, तो तरलता अधिक है।
तरलता अधिक है तो अपना ब्याज दर क्या कर देगी, कम कर देगी। परिवार और निवेशक के पास पैसा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। मांग अधिक होगा, कीमत वस्तु सेवा कीमत अधिक होगी, उत्पादन अधिक होगी, और हमारा जो मंदी है या अविस्फीति है वो क्या हो जाएगी, अविस्फीति कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी रिवर्स रेपो रेट। आई होप आप लोग को रिवर्स रेपो रेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सॉरी रिवर्स रेपो रेट नहीं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या होता है साथियों, CRR के तहत क्या होता है, RBI कहता है बैंकों से कि आप अपने कुल NDTL का कुछ परसेंट जो है वो हमारे पास रखेंगे। आप अपने कुल NDTL का कुछ परसेंट जो है RBI के पास रखेंगे। तो RBI CRR को घटाने बढ़ाने से क्या होगा, ये आपको हम समझा दिए। अभी एक लाइन में हम SLR को भी साथ साथ देखते चलते हैं, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा देंगे, आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, SLR क्या होता है, SLR आपने बताया कि RBI बैंकों से कहता है कि आप अपने NDTL का कुछ पैसा खुद के पास रखोगे। मेरे पास तो रखोगे ही, लेकिन कुछ पैसा अपने पास भी रखोगे। अपने पास किस किस रूप में रखोगे, जो अपने पास पैसा रख रहे हो ये तो या तो आप कैश में रख लो, ये तो आप नगद के रूप में रख लो, कैश के रूप में रख लो, या तो आप सोना के रूप में रख लो। जैसे बोल दिया, अगर RBI बोल दिया कि 5% जो है SLR भी रखोगे आप, SLR का मतलब अपने पास रखोगे, 5% अगर SLR रखोगे तो 3 रूपों में आप रख सकते हो, या तो कैश में रख लो 5%, या तो सोना में रख लो, या कैश में रख लो, या तो प्रतिभूति सिक्योरिटी, प्रतिभूति सरकारी प्रतिभूति में आप इसको, प्रतिभूति कौन सी, सरकारी जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है इसके रूप में आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो SLR क्या होता है कि RBI बैंकों से कहता है कि आप अपने NDTL का कुछ पैसा खुद के पास रखोगे, स्वयं के पास रखोगे, वो भी 3 रूपों में रखोगे, या तो कैश रख लो, या तो सोना रख लो, या तो प्रतिभूति रख लो। अरे साथियों, बैंक प्राय ना ये सरकारी प्रतिभूति रखना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति रखेगी तो सरकार को भी, सरकारी प्रतिभूति अगर किसी की सिक्योरिटी ले रहे हो तो उसको पैसा दोगे। जैसे गवर्नमेंट की अगर 5,000 की सिक्योरिटी रखा है तो गवर्नमेंट को 5,000 दिया है तो गवर्नमेंट उससे ब्याज भी चुकाएगी। कैश अगर अपने पास रखा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा उसको। जैसे बैंक अगर कोई है, अगर अपने पास कैश रखा हुआ है तो पड़ा हुआ है, कुछ उसे मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में अगर कुछ रखा हुआ है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रखा है, गवर्नमेंट को पैसा दिया हुआ है और गवर्नमेंट उस पर कुछ ब्याज भी देगी, तो इस रूप में वो रखना ज्यादा पसंद करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। तो प्राय इस रूप में या 3 रूप में आप रख सकते हो, लेकिन प्राय ये प्रतिभूति के रूप में, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, ये SLR हो गया। SLR को घटाने बढ़ाने से क्या होगा, वही चीज जो CRR को घटाने बढ़ाने से होता है वही चीज SLR को घटाने बढ़ाने से होगा। अगर SLR को हम बढ़ा दें और या तो हम SLR को क्या कर दें, घटा दें। अगर हम SLR को बढ़ा देंगे साथियों तो क्या होगा, जैसे बैंक के पास 100 रुपया था, SLR था 5%, तो उसके पास 95 था। अब SLR को बढ़ा के हम कर दिए 10%, अब हो गया 10 रुपया, अब उसके पास बचा कितना, 90 रुपया है। तो अगर SLR बढ़ा रहे हैं, तो बैंकों के पास तरलता क्या हो रही है, बैंकों के पास जो तरलता क्या हो रही है, तरलता कम हो रही है। अगर उनके पास तरलता कम होगी तो बैंक अपना ब्याज दर क्या करेंगे, बैंक अपना जो ब्याज दर है वो बढ़ा देंगे, और ठीक वही सब चीज हो जाएगी और लास्ट में हो जाएगी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन नियंत्रित। ठीक है, ये आप CRR वाले में देख के लिख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे ठीक इसका उल्टा यहाँ पे होगा। अगर SLR को अगर कम कर रही है तो बैंकों के पास तरलता अधिक हो जाएगी, बैंक अपना ब्याज दर क्या करेंगे, बैंक अपना ब्याज दर कम कर देंगे। परिवार और जो निवेशक हैं, परिवार और निवेशक जो हैं वो अधिक पैसे की डिमांड करेंगे, बाजार में तरलता अधिक होगी, बाजार में तरलता अधिक होगी तो डिमांड अधिक होगा, डिमांड अधिक होगा तो वस्तु और सेवाओं की कीमत अधिक होगी, वस्तु और सेवाओं की कीमत अधिक होगी तो उत्पादन अधिक होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा, और जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो हमारी जो मंदी है या अविस्फीति जो है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया CRR SLR। आई होप आप लोग को CRR और SLR बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट देखते हैं OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और उसके बाद हम ये चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं।
ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ओएमओ के तहत किस प्रकार से मार्केट से तरलता को कम या ज्यादा करती है। ओएमओ, ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, कुछ नहीं करती साथियों। इसमें क्या करती है आरबीआई, आरबीआई क्या करती है इसके तहत आरबीआई क्या करती है, जो भी हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको क्रय और विक्रय करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या करती है आरबीआई, जो है जो सरकारी प्रतिभूति है, सरकारी जो प्रतिभूति है इसका क्या करती है, क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय। कुछ नहीं करती आरबीआई, सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय करके बाजार में तरलता को कम ज्यादा करती है। कैसे करती है, ऐसे देखना, ये हो गया आरबीआई, ये हो गया सरकार। ठीक है, अब क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी साथियों, सर अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत अगर आरबीआई से अगर ये सरकारी प्रतिभूति का अगर क्रय कर रही है तो इसको क्या कर रही है, तरलता दे रही है। अगर सरकारी प्रतिभूति का क्रय कर रही है इसको तरलता दे रही है। सरकार के पास तरलता अधिक होगा तो बैंकों में तरलता या बाजार में तरलता क्या होगी, अधिक होगी। अब बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी। तो क्या करती है साथियों, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय करती है। अगर उसको तरलता बढ़ाना होता है तो आरबीआई क्या करेगी, सरकार से प्रतिभूति का क्रय करेगी। अगर उसको तरलता बढ़ाना होता है तो आरबीआई क्या करेगी, सरकार से प्रतिभूति क्रय करेगी, क्रय करेगी, इसको तरलता देगी, ये तरलता बैंक और बाजार में जाएगा और वो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपसे पूछ दे कि अगर तरलता को बढ़ाना है तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय करेगी कि विक्रय करेगी, तब क्या बोलोगे, सर क्रय करेगी। और उसका ठीक उल्टा, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब अगर बेचना। अगर आरबीआई जो है साथियों, अगर सरकार से ये सरकार को क्या कर रही है, विक्रय कर रही है, ये सरकार को दे रही है पैसा, तो सरकार बदले में इसको तरलता क्या करेगी, तरलता कहाँ जाएगी, तरलता कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास। तो बैंक और बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, बैंक और बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझना ध्यान से। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या करती है आरबीआई, जो है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके बाजार में तरलता को कम या ज्यादा करती है। अगर आरबीआई जो है सरकार की अगर प्रतिभूति क्रय कर रही है, सरकार को अगर कोई भी चीज हम उससे खरीदेंगे तो बदले में उसको पैसा देंगे, तो अगर वो सिक्योरिटी खरीदी तो उसको कुछ पैसा दी और सरकार के पास पैसा हुआ तो मार्केट और बैंकों के पास पैसा जाएगा और बाजार में तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आरबीआई को तरलता कम करना है तो प्रतिभूति का क्या करेगी, विक्रय करेगी, प्रतिभूति विक्रय करेगी और बैंक और बाजार से तरलता क्या कर लेगी, सोख लेगी। तो साथियों हमने ये समझने की कोशिश की, हमने पिछले वीडियो में साथियों आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, आरबीआई की महत्वपूर्ण मतलब स्थापना से लेकर राष्ट्रीयकरण से लेकर सारी कुछ हमने जानने की कोशिश की। और आज इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि आरबीआई किस प्रकार से बैंकों को कंट्रोल करती है और किस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था में तरलता को कम या ज्यादा करती है। उसके तहत हमने विभिन्न टर्मों को समझा है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एनडीटीएल, जीडीटीएल, ये सारी चीजें, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपके समझ रखने की कोशिश की साथियों। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी और आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे और अपने तैयारी को एक बेहतर ध्यान देंगे साथियों। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।